किम हायून्स पीओवी, वॉमिटिंग, हल्का फीवर, प्यास और अभी तक कोई और सिम्टम नहीं। डिलीवर्ड मैसेज कंफर्म करने के बाद मैंने मिरर में खुद को देखा और यूनिफॉर्म का कॉलर सीधा किया। बाहर ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारी पूरे जोश से चल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और फंसा हुआ था। तभी नॉक हुआ और किम दोचुल अंदर आया। वह भी यूनिफॉर्म में था और आज उसने अपने बालों पर असाधारण मेहनत की थी। वह चेयर पर ढह गया और सिगरेट निकालकर जला दी। यूनिफॉर्म में हमेशा ऐसे ही अच्छे लगते हो, तुम्हें सोल्जर होना चाहिए था। मैं हंस पड़ा। मतलब साफ था, मैं सोल्जर नहीं था। किम दोचुल अभी भी मेरे इस स्पेशल यूनिट को यंग मास्टर का हॉबी ही मानता था और पूरी तरह गलत भी नहीं था। ह्युंग, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर मैं महिला होती तो पहली नजर में ही गिर पड़ती। ओह रियली? वेल, मुझे पता है मेरा कुछ चार्म है। उसके फैलते हुए शोल्डर्स और जोरदार हंसी को मैंने एक तरह की पैथेटिक नजर से देखा और बिल्डिंग से बाहर निकल आया। एथलेटिक फील्ड के पीछे फैमिलीज एक एक करके बुकेस के साथ आ रहे थे। सामने ऑफिसर्स के लिए सीट्स सजी थीं। जैसे ही मैं पहुंचा, ऑफिसर्स एक साथ खड़े हो गए और सल्यूट किया। मेरे से कहीं ज्यादा रैंक वाले लोग भी ऐसे पेश आ रहे थे जैसे यह नेचुरल हो। कैप्टन, आप पिछली बार से भी अच्छे लग रहे हैं। प्लीज कैजुअली बोलिए। कर्नल के ऑनर ऑनरिफिक्स कहना अजीब लगता है। हाउ कैन आई डू दैट? बाय द वे, चेयरमैन की हेल्थ कैसी है? सॉरी, थोड़े दिन में विजिट नहीं किया। हर तरफ से मेरे फादर की वेलबींग के बारे में सवाल आने लगे। वह अब भी बहुतों के लिए रिस्पेक्ट का सिंबल था और उसी वजह से मुझसे एक्सपेक्टेशंस भारी थीं। ही गेट्स अलोंग वेल विद स्टेप मदर। अगर सब ठीक रहा तो 30 की उम्र तक शायद यंगर सिबलिंग भी देख लूं। हंसी फैल गई। लेकिन वहां बैठे हर कोई जानता था, अगर ऐसा हुआ भी, बच्चा कभी पैदा नहीं होगा। वे जानते थे कि मैं पावर शेयर करने वाला नहीं हूं। जरूरत पड़ी तो अपने फादर का थ्रोट भी काट सकता हूं। सेरेमनी शुरू हुई। ट्रेनीज ऑर्डरली तरीके से अंदर आए। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म्स में आयर अलग ही चमक रहा था। पास बैठे एक बुजुर्ग ऑफिसर ने झुककर कहा, यह वही बच्चा है जिसे आपने लाया था कैप्टन। यस, वही है। आई हर्ड उसने चेयरमैन पार्क के बेटे को भी मारा। सच में? लड़की जैसी दिखती है लेकिन अनएक्सपेक्टेड है। और रूमर यह भी है कि आपने उसे सोल्जर बनाने के लिए नहीं लाया, बल्कि अपने पास रखने के लिए। कैप्टन, हाँ। दोनों बूढ़े बिना माहौल समझे हंस रहे थे। मैं मुस्कुराया और दोनों को बारी बारी देखा। यू तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो। बोर्ड हो क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? बस मजाक कर रहे हैं। बिजी कर दूं? मिलिट्री सप्लाई इरेगुलरिटीज के रूमर सुन रहा हूं। सब उलट पुलट कर दूं? स्टॉप नॉनसेंस और फ्रंट में स्माइल करो, वरना कल न्यूज़पेपर में अगली फेस छपेगा। मुंह मुस्कुराया था, लेकिन आवाज ठंडी थी। दोनों के मुंह बंद हो गए। सामने देखने लगे। अंदर ही अंदर मुझे कोस रहे होंगे, लेकिन बाहर से खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई। यूनिट एम्बलम लगी। आउटस्टैंडिंग ट्रेनीज में पार्क मूजिन और आयरे चुने गए। बेरेट पहनकर शार्प सल्यूट करते हुए आयर को देख मेरे लिप्स अपने आप ऊपर उठ गए। वह सोल्जर जैसा लग रहा था, बिल्कुल उल्टा उस केयरलेस एटीट्यूड के जो सिर्फ मेरे साथ दिखता था। अजीब तरह से क्यूट। कमांडर का स्पीच चल रहा था, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ आयर पर थीं। आयरिस पीओवी। ह्युंग, कंग्रेचुलेशंस। लूका, सबसे छोटा, बुके आगे बढ़ा रहा था। फायरवर्क्स के रंग बिरंगे पेपर स्क्रैप्स चारों तरफ बिखरे थे। मैंने झुककर बुके लिया। थैंक यू। मैंने लूका को हग किया तो बाकी बच्चे भी चिपक गए। चारों तरफ से कंग्रेचुलेशंस आ रही थीं। तभी मेरी नजर मटेओ पर पड़ी। वह कुछ दिन पहले से ज्यादा थका हुआ और लिस्टलेस लग रहा था। आर यू सिक? मैंने वरीड एक्सप्रेशन के साथ पूछा। उसने सिर हिलाया, बोला, कुछ नहीं है, बस लंच से इंडिजेशन। लेकिन उसके शोल्डर्स झुके हुए थे। प्लान था सिटी के रेस्टोरेंट जाने का, पर उसे देखकर मैंने डिसाइड किया पहले घर जाना बेहतर रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पीछे से फेमिलियर वॉइस आई। मुड़ा तो किम हायून खड़ा था, यूनिफॉर्म में, इतना स्ट्राइकिंग कि कुछ पल के लिए मेरी प्राइड को चोट लगी। सेरेमनी के दौरान हमारी आंखें बार बार मिली थीं। हर बार मैं नजरें इधर उधर घुमा लेता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं देख रहा हूं या नहीं। उसने मेरे लेफ्ट चेस्ट पर यूनिट एम्बलम टैप की और बेरे सीधी की, जो बच्चों की वजह से टेढ़ी हो गई थी।
आना फोटो लेने आगे आई। किम हायून ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पास खींच लिया। आसपास की नजरें महसूस होते ही मैं अनकॉन्शियसली सिकुड़ गया। विस्पर्स सुनाई दे रहे थे। सामने मटेओ का फेस सख्त हो गया। रिलैक्स, आई डिडंट कम टू किडनैप यू। ओके, मैं ले रहा हूं। यहां देखो। एन्ना की आवाज पर मैंने लेंस की तरफ देखा। स्माइल करने की कोशिश की, लेकिन लिप्स कांप रहे थे। क्लिक, उसका आर्म मेरे शोल्डर पर आया। मैं चौंक कर मुड़ा। क्लिक, फोटो प्रिंट हुई। आना ने 3 फोटोज दिखाई। पहले 2 ठीक थीं। तीसरी में मैं किम हायून को मुंह खोले देख रहा था। जैसे इडियट की तरह प्यार में पड़ गया। मैं फेंकने ही वाला था। आई टेक दिस वन। बेटर वाली ले लो। ये वाली। आई लाइक दिस वन। उसने मटेओ को ग्रीट किया और ऑफिसर्स की तरफ चला गया। आसपास लोग फुसफुसा रहे थे। क्या यही बच्चा है जो डिस्ट्रिक्ट भी आया था? ये सारे बच्चे उसके सिबलिंग्स हैं। देयर ऑर्फन्स। ओ माय गुडनेस, कितना दुखद। ओवरनाइट उन्हें गुड लक मिल गया। आई डोंट लाइक इट। इतने लोगों को एक्सेप्ट करना समझ नहीं आता। स्टॉप, वो सुन जाएगा। मेरे चेस्ट में हल्की सी थकान उतर आई। एना ने फैमिली फोटो लेने की तैयारी शुरू की। आई रेज पीओवी। मेरे चेस्ट में हल्की सी थकान उतर आई। एना ने फैमिली फोटो के लिए सबको इकट्ठा होने को कहा। उसकी आवाज में वही फेमिलियर वार्मथ थी जो हमेशा बच्चों को काम कर देती थी। सब पास आओ। लुका, इधर खड़े रहो। जॉन, भागो मत। मैंने लुका को गोद में उठाया और मटेओ के बगल में खड़ा हो गया। बच्चों ने हमें घेर लिया। लेंस के अंदर सब कुछ अजीब तरह से शांत लग रहा था, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। मटेओ मुस्कुरा रहा था। यह रेयर था। उसकी स्माइल थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन सच्ची। बच्चों की हंसी हवा में फैल रही थी, हल्की सी गर्मी के साथ। क्लिक। एना ने कैमरा नीचे किया और फिर से एंगल बदला। एक और। इस बार सब अच्छे से देखो। मैंने लूका को थोड़ा और कसकर पकड़ा। उसका छोटा सा बॉडी मेरे आर्म्स में गर्म था। मटेओ की प्रेजेंस पास में थी, शांत, लेकिन किसी इनविजिबल टेंशन से भरी हुई। क्लिक। अन्ना ने कैमरा देखा, फिर सिर हिलाकर मुस्कुराई। अच्छी आई है। उसकी आवाज में संतोष था। मैंने कैमरा उसके हाथ से लिया। अब आपकी बारी। आप भी फ्रेम में आइए। अरे, रहने दो। नहीं, बच्चे भी चाहते हैं। लूका और जॉन ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। आना थोड़ी झिझकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ माटेओ के पास आकर खड़ी हो गई। लेंस के अंदर माटेओ, आना, बच्चे, एक अजीब तरह से कंप्लीट तस्वीर। मेरे फिंगर्स ने बटन दबाया। क्लिक। मैंने कैमरा नीचे किया और स्क्रीन देखने के लिए झुका। इमेज क्लियर थी। माटेओ की स्माइल और भी सॉफ्ट लग रही थी। बच्चों की आंखों में प्योर एक्साइटमेंट था। मेरे अंदर कुछ सेटल हुआ, जैसे कोई सवाल जो लंबे समय से घूम रहा था थोड़ी देर के लिए शांत हो गया हो। मैं गलत नहीं था। ये चॉइस गलत नहीं थी। चारों तरफ फिर से आवाजें लौटने लगीं। ऑफिसर्स, फैमिलीज, लाफ्टर, फुटस्टेप्स। ग्रेजुएशन सेरेमनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन मेरे लिए यह सीन किसी तरह ज्यादा रियल लग रहा था, जैसे यही असली वर्ल्ड हो और बाकी सब नॉइस। मटेओ ने हल्के से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अनरीडेबल था। थकान शायद, या कुछ और जिसे वह खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। चलें, उसने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया। हां, पहले घर। बच्चे फिर से बातें करने लगे, अपने अपने एक्साइटमेंट में। आना उन्हें समेटने लगी। अब मैंने आखिरी बार मैदान की तरफ देखा। यूनिफॉर्म्स, फ्लैग्स, डिसिप्लिन लाइंस, सब अपनी जगह पर थे, लेकिन मेरा ध्यान अब वहां नहीं था। मैं बच्चों की आवाजों के बीच चलता हुआ उस छोटी सी दुनिया की तरफ लौट रहा था जिसे मैंने चुना था। किम हायून्स POV, इज दिस इवन पॉसिबल चेयरमैन? इन्फेक्टेड इन डिस्ट्रिक्ट A? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। पार्क मूजिन के पिता की आवाज ऊंची थी और उसी के साथ इधर उधर से और आवाजें उठने लगीं। कोई कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट B के लोगों को शुरू से ही स्वीकार नहीं करना चाहिए था। कोई गुस्से में कह रहा था कि उन्हें तुरंत डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल देना चाहिए, खासकर बच्चों को। बातें फैलती चली गईं, जैसे किसी ने ढक्कन खोल दिया हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। सामने टेबल के हेड पर बैठे मेरे पिता, चेयरमैन,
लोगों की बात सुनते हुए अपनी कनपट्टी दबा रहे थे। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं बाईं तरफ पहली सीट पर बैठा था। कैप्टन किम हायुन, टेल मी, हाउ आर यू गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन? मैंने सिर उठाया, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? तुम इसे एक्सीडेंट कह रहे हो? वहां कई विटनेसेस थे। बिल्कुल, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सख्त एक्शन लेना जरूरी है। मैंने सुना है कि उसका अडॉप्टेड बेटा भी यूनिट में है। वह हमारे बच्चों के साथ रहता है। यह एंग्जाइटी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन, कुछ कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। वे मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। सब मेरे पिता की तरफ झुक गए, जैसे मैं वहां मौजूद ही न हूं। मैं उनकी आवाजों के बीच बैठा रहा, उंगलियां आपस में कसकर फंसाए। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी अंदर आया और उसके पीछे एना और 2 डॉक्टर्स। एना की गर्दन पर बैंडेज था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था। उसने सबको पोलाइट सैल्यूट किया और बैठकर माइक्रोफोन अपनी तरफ खिसकाया। नमस्ते, मैं कल की घटना की विक्टिम हूं। कमरे में हलचल हुई। कुछ लोग उसकी गर्दन देख रहे थे, कुछ उसकी आंखों में डर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अन्ना ने उन्हें बोलने दिया, फिर आगे बोली। सबसे पहले मैं यह साफ करना चाहती हूं कि मैं ली सियोन जे के साथ उसी घर में रहती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। ली सियोन जे दिल की सर्जरी के बाद अत्यधिक स्ट्रेस में थे और साइकियाट्रिक ड्रग्स ले रहे थे। उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के कारण उन्हें हेलुसिनेशंस और विजन्स होने लगे। घटना वाले दिन उनकी हालत और बिगड़ गई और उसी में उनसे एक ऐसी गलती हो गई जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह कोई बहाना हुआ? साइकियाट्रिक ड्रग्स लेने के बाद कौन किसी की गर्दन काटता है? अन्ना के साथ आए डॉक्टर ने तुरंत माइक्रोफोन ले लिया। सेक्रेटरी ने फाइल्स बांटना शुरू कर दिया। मेरा नाम जो तैजिन है। मैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट से हूं और वही डॉक्टर हूं जिसने ली सियोन जे को दवाइयां प्रिस्क्राइब की थीं। जिस ड्रग का नाम सिरुमिकुलम है, उसका असर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी डॉक्यूमेंटेड हैं। जैसा कि आप फाइल्स में देख सकते हैं, उसने समझाया कि ज्यादातर केसेस में ड्रग बदल दी जाती है या बंद कर दी जाती है, लेकिन यहां ड्रग चलती रही। एनवायरनमेंट, भीड़, शोर, नया माहौल ने सिम्टम्स को अचानक एक्सप्लोड कर दिया। उसने कहा कि ड्रग चेंज करने से अब कोई समस्या नहीं रहेगी और कोर्ट में वह खुद गवाही देगा। काउंसिल मेंबर्स के चेहरे सख्त थे। कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं लग रहा था। अन्ना ने फिर माइक्रोफोन लिया और सबसे अहम बात यह है कि मुझे काटे हुए पूरे 1 दिन हो चुका है और मुझे कोई सिम्टम नहीं है। अगर ली सियोन-जे सच में इन्फेक्टेड होते तो क्या मैं यहां बैठी होती? कमरे में एक पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई। यह साफ था कि दोनों ने अपनी बातें पहले से तय कर रखी थीं। मैं उठ खड़ा हुआ। चेयरमैन, क्या मैं जा सकता हूं? मेरे पास काम का पहाड़ जमा है। मेरे पिता ने हाथ हिलाया। मैं मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। जाते हुए मैंने लोगों के चेहरे देखे। कुल 28 काउंसिल मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट ए के 28 प्रभावशाली लोग। शायद यह संख्या भी यूं ही नहीं थी। यह सब चिढ़ पैदा करता है। दरवाजे से बाहर आते ही ठंडी हवा लगी। मैंने एना की तरफ देखा। तुम इतनी सही टाइमिंग पर कैसे पहुंची? मुझे लगा कैप्टन मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दी आ गई। तुम ठीक हो? हां, टेस्ट्स में सिर्फ ब्लीडिंग निकली है। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे स्किन ट्रांसप्लांट कोई मामूली बात हो। बाहर क्वॉन सो यंग कार में इंतजार कर रही थी। एना और डॉक्टर को भेजकर मैं पीछे बैठा। इंजन स्टार्ट होते ही सो यंग चौंक कर पलटी। इतनी जल्दी बाहर आ गए? मुंह पोंछ लो। वह झेंप कर हाथ की पीठ से मुंह पोंछती है और गाड़ी चला देती है। रिसर्च उसे हमेशा थका देती है। तुम काफी हगड़ लग रहे हो। ओल्ड मैन ने अच्छे से ग्रिल किया होगा। हां, उन लोगों को देखना बंद करने के लिए शायद मरना पड़ेगा, या तुम उन्हें पहले मार दोगे। यह भी बुरा आइडिया नहीं है। सीरियसली मत करना। उसने यह इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता भी उन्हीं 28 में से एक थे। उसने पीछे से एक एनवलप बढ़ाया। उसमें मटेओ या ली सियोन-जे की मेडिकल रिपोर्ट थी। इन्फ्लेमेशन लेवल 600 तक चला गया था। सेप्टिक शॉक से बच जाना मिरेकल है। अब हालत कैसी है? होश आता जाता है। मैंने रिपोर्ट देखी और हल्के से गाली दी। मुझे नहीं लगा था कि वहां सीजर आ जाएगा। मैंने एना को सिर्फ नजर रखने को कहा था। हल्का फीवर
और वॉमिटिंग था, लेकिन वही दिन होना था। कम से कम 2 आंसू तो बहा देते। क्यों? बच्चा नाराज होगा। मुझे परवाह नहीं थी कि ली स्योंजे जे या मरे। सब्जेक्ट्स की कमी नहीं थी, लेकिन अगर वह मर गया तो आयर का दिल बदल जाएगा। उसके पास यहां रहने की कोई वजह नहीं बचेगी। मुझे उसका भरोसा जीतना था किसी भी कीमत पर। आयर्स पीओवी में हॉलवे से हट नहीं पा रहा था। आइसोलेशन वार्ड के बाहर टहलते टहलते पैर सुन्न हो चुके थे। वहां मेडिकल स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मैं उंगलियां दांतों से काट रहा था कि दरवाजा खुला। डॉक्टर्स बाहर आए। उनमें मटेओ की सर्जरी करने वाला डॉक्टर भी था। मैंने उन्हें रोक लिया। क्या हुआ है? बुजुर्ग डॉक्टर आगे आए। इन्फ्लेमेशन काफी फैल चुकी है, ड्रग्स दी जा रही हैं, अब इंतजार करना होगा। अच्छी बात यह है कि पहले से अलग अब पेशेंट की विल बहुत स्ट्रांग है। मैं उसका चेहरा देख सकता हूं? उन्होंने नर्स को बुलाया। स्पेशल परमिशन मिली। गाउन, मास्क, डिसइंफेक्टेंट, सब कुछ। अंदर जाकर मुझे किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नर्स मुझे एक इंडिविजुअल रूम तक ले गई। मटेओ वहां रेस्पिरेटर के साथ पड़ा था। उसे देखकर मेरा सीना फटने लगा। पास गया तो उसके सूखे लिप्स पर खून दिखा। आना का खून। मटेओ। कोई जवाब नहीं। दांत आपस में भींच गए। मैं उसका हैंड पकड़ना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि रुक जाओ, लेकिन नर्स ने मुझे बाहर ले जाने को कहा। मैं बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। एक पत्थर की तरह। उसने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने कहा था कि वह साइकेट्रिक ड्रग्स ले रहा था। मुझे कभी पता नहीं था। सर्जरी के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हर ड्रग लेने वाला किसी की गर्दन नहीं काटता। उसने कहा था कि सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ चेस्ट खोलकर बंद किया गया। पार्क मूजिन। क्या उसे कुछ पता है? लेकिन स्कार्स थे। सर्जरी के बाद उसकी हालत सुधरी भी थी। अगर मूजिन सच बोल रहा था तो यह सब असंभव था। मेरे सिर में विचार टकरा रहे थे कि सामने से किम हायून आता दिखा। उसी पल मुझे समझ आ गया, सच जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। जो आदमी सब जानता था वही यहां खड़ा था। रोए थे। वह हाथ बढ़ाता है। मैं पीछे हट गया। उसके भौहें हल्की सी हिली। मैं उसके पास से निकलकर सीधे एना के पास गया। तुम ठीक हो? हाँ, जैसा दिख रहा है। मुझे माफ करना। अरे, आयरे ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने सुना मटेओ ड्रग्स ले रहा था। क्या यह सच है? एना ने बिना झिझक सिर हिलाया। एंग्जाइटी, सर्जरी के बाद का डर, नया माहौल, सब कुछ। मुझे कुछ भी पता नहीं था। सिर झुक गया। तभी किम हायून ने मेरा शोल्डर पकड़ लिया। चलो बाहर चलते हैं, मैं यहीं रहना चाहता हूं। जिद मत करो। अगर इस बीच कुछ हो गया तो, अगर आखिरी पल भी मैं न देख पाया तो? मैं वहीं खड़ा रहा। किम हायून ने सांस छोड़ी और हॉलवे की कुर्सी पर बैठ गया। फिर मेरे पास की सीट थपथपाई। ठीक है, मैं भी यहीं बैठता हूं।